नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक होती है बेइज्जती, एक होती है सवा बेइज्जती, एक होती है सुपर बेइज्जती, एक होती है महा बेइज्जती। और इस वक्त देश की महा बेइज्जती हो रही है। और हालत ये है कि जो छोटे से छोटे ट्रोल, आम सड़क छाप आदमी जो बातें इस देश की सरकार और सिस्टम के लिए कह दिया करते थे, अब वो बातें दुनिया के बहुत प्रतिष्ठित, अति प्रतिष्ठित संस्थानों की तरफ से आ रही हैं। ऐसे मीडिया संस्थान जिनका स्तर इतना बड़ा है कि अगर वो एक लेख किसी देश के बारे में लिखते हैं तो दुनिया भर की जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र की दुनिया के टॉप के ओपिनियन बिल्डर्स हैं, वो सारे के सारे राय बनाते हैं। उस मैगजीन ने ये महाबेइज्जती भारत की है। इस महाबेइज्जती में उस मैगजीन ने क्या क्या कहा है, दुनिया भर के अर्थशास्त्री, दुनिया भर के इन्वेस्टर, दुनिया भर के वित्त मंत्री मान लें, दुनिया भर के फाइनेंस सेक्रेटरी मान लें, इकोनॉमिस्ट मान लें, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले आपके जो अर्थशास्त्री हैं वो मान लें, या बड़े बड़े कॉरपोरेट मान लें, वो इस बेइज्जती को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मैगजीन वही सब लोग पढ़ते हैं। क्या आया है और उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके हाजिर होता हूं। द इकोनॉमिस्ट इतनी महंगी मैगजीन है, ग्लैमर वाली मैगजीन तो महंगी लोग खरीद लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमी पे मैगजीन है और इसकी कीमत है 500 रुपये भारत पे। इसका अलग अलग अंग होते हैं, किसका कोई अंग 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये का भी होता है। तो ये वो इकोनॉमिस्ट है और इस इकोनॉमिस्ट ने एक बड़ी कड़वी टिप्पणी की है। टिप्पणियां तो बहुत की हैं, उन सारी टिप्पणियां बताऊंगा, लेकिन ये टिप्पणी मेरे ख्याल से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक बेइज्जती है। और इतना बड़ा अपमान होने के बावजूद ना तो भारतीय जनता पार्टी, ना कोई और पार्टी, ना ट्विटर, ना कोई और संस्था इस पे एक भी शब्द बोलने को तैयार है, क्योंकि ये बात जितनी जितनी कही जाएगी उतनी उतनी ये माहौल में तब्दील होगी और बेइज्जती बढ़ती चली जाएगी। बेइज्जती सबके सामने हो तो ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है ना। जी हाँ, तो अब मैं बताता हूं क्या बातें ये मैगजीन कहती रही है। अडानी साहब और मोदी जी के संदर्भ में ये लाइन गौर करके सुनिएगा। द हम्बलिंग इन द मार्केट कॉल इनटू क्वेश्चन मिस्टर अडानीज pharaonic ambitions. It is also a political embarrassment, यानी राजनीतिक शर्मिंदगी है, टू नरेंद्र मोदी, कोई श्री मिस्टर नहीं है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहां तक भी ठीक है, एंड क्लोज एसोसिएट टू मिस्टर अडानी, द क्लोज एसोसिएट टू मिस्टर अडानी, अडानी के नजदीकी सहयोगी, या ये कह लें अडानी के दाहिने हाथ, इस देश के प्रधानमंत्री को अडानी का राइट हैंड बोल दिया गया है, क्लोज एसोसिएट बोल दिया गया है, निकट का सहयोगी बोल दिया गया है। और ये इकोनॉमिस्ट लिखा है। और इसका मतलब ये है भारत के कैपिटलिज्म पर सवाल उठ रहा है। दुनिया भर में कैपिटलिज्म पर सवाल का मतलब ये है कि दुनिया भर की जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, जो आप कहते हैं ना एफडीआई आ गया, एफआईआईस आ गए, तो वो जो है वो तभी आते हैं जब उनको लगता है भारत में भरोसा है, भारत में फैक्ट्री लग रही है, उसमें वो पैसा तब लगाएंगे जब उनको पता हो कि इसका लाइसेंस लेना हो तो दिक्कत नहीं आएगी, किसी दिन आके एक थानेदार इसको बंद नहीं कर देगा, इसका यहां पे अगर कोई गड़बड़ करती है सरकार तो कोर्ट प्रॉपर सुनवाई करेगा, तब इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन इस तरह के रिमार्क कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्टर अडवाणी का क्लोज एसोसिएट है, ये शब्द बता रहा हूं मैं आपको,
तो इससे ज़्यादा बड़ा अपमान किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता। और उससे भी दुखद बात यह है कि इस देश की सरकार, इस देश का सिस्टम और इस देश में बैठे हुए जितने भी ढाऊ ढप्पा इकोनॉमिस्ट हैं और जितने भी भक्त हैं, जितने भी ट्रोल हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री का ये जो अपमान है इस पे आवाज़ उठा दे। क्योंकि मोदी का अपमान अगर बाहर से होता है तो वो एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये महाबेइज्जती, इस देश की महाबेइज्जती की जा रही है। और इसको लेकर भी सब तरफ शांति है, सब चुपचाप है। अब इस रिपोर्ट में आगे बताता हूं क्या क्या कहा गया है। द पैराबल ऑफ अडानी, ये इसका शीर्षक है। और इसका जो पोस्टर है, पहला पेज, कवर पेज, उसमें मोदी के और अडानी के ब्लैक एंड वाइट फोटो छापे गए हैं। अडानी बड़ा है, आगे है, मोदी छोटे हैं, पीछे हैं। और कुछ भगवा रंग से फटा कटा इस देश का परिदृश्य दिखाया गया है, जो ये बता रहा है कि जो कुछ है ये हैं। और इसमें ये कहा गया है कि ये भारतीय पूंजीवाद, इंडियन कैपिटलिज्म के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी ऐसे है क्योंकि आज अगर भारत की सरकार मैंने बहुत शुरू में कहा था इस देश को बचाना है, तो न्यायपूर्ण तरीके से कदम उठाती है, सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ में जांचें करती है, अडानी अगर दोषी हैं तो उनको सजा देती है, उनकी धांधलियों पे सख्त कदम उठाती है, तो दुनिया भर की इन्वेस्टर कम्युनिटी को यह संदेश जाएगा कि भारत में न्याय का राज है, कानून का राज है और किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह पोशीदगी रखोगे, स्टेट बैंक बताएगा नहीं कि कितना, किस रेट पे उसने रखा हुआ है शेयर, कितना घाटे में, कितना फायदे में है, सेबी गुपचुप कानाफूसी करेगा। दुनिया भर की संस्थाएं एक के बाद एक कदम उठा रही हैं, एक के बाद एक सावधानी पूर्वक कदम उठा रही हैं। कोई कह रही है भैया इसके बॉन्ड गिरवी नहीं रखेंगे, कोई कह रही है कि नहीं इनका तो बहुत छोटा है फ्लोट, इसलिए इनका फ्लोट छोटा कर देंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बैंक कह रहा है हम इनके कोलेट्रल में नहीं मानेंगे। और उस हालत में भारत के सेबी वगैरह सारे लोग चोरी चोरी चुपके काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि पता नहीं बचाने के लिए कर रहे हैं या सही जांच करने के लिए कर रहे हैं, ये भी नहीं पता है। ये ट्रांसपेरेंसी जब होती है तो किसी देश की इमेज बनती है। तो द इकोनॉमिस्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये परीक्षा की घड़ी है भारतीय कैपिटलिज्म के लिए, क्योंकि अगर इस देश में औद्योगिकीकरण के जरिए तरक्की करने का फार्मूला लागू करना है और आप 20-25 साल से इस पे काम कर रहे हैं, तो आज आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके देश में सचमुच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आपके देश में सब कुछ बराबर है। तो ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि अगर अडानी समूह डूबा तो भारतीय पूंजीवाद की विफलता की बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है। और द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट जो है ना, इस पे जब आप जाएंगे ना, इसमें गहराई से वो सारी चीजें बताई गई हैं जो हम लगातार चिल्ला के बोल रहे हैं। जो चीजें हम बताते रहे हैं आपको कि क्या हो रहा है देश में, उन सारी चीजों को द इकोनॉमिस्ट ने सामने रखा है, सिलसिलेवार तरीके से रखा है, बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ रखा है, बेहतर तथ्यों के साथ रखा है। उन्होंने कहा कि जो संसद में सरकार पर चोट थी, सरकार जागी नहीं बल्कि उससे तमाम विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके कारण भी तमाम सारे संकट और सवाल देश के लोकतंत्र पर उठ गए हैं। इकोनॉमिस्ट लिखता है अडानी को लेकर बड़ी फैक्टफुल बातें हैं, और वो लिखता है कि मोदी के कार्यकाल ने भारत की अदालतों और पुलिस की आजादी को कमजोर कर दिया है, मीडिया कायर है। भारत की समृद्धि के लिए इसके बुनियादी ढांचे की तरह इसके इंस्टीट्यूशंस की मजबूरी, इसके संस्थानों की मजबूती, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट को मजबूत होना चाहिए, अलग अलग आयोगों को मजबूत होना चाहिए, कानून को मजबूत होना चाहिए, संविधान को मजबूत होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट वहां बैठ के लिख रहा है कि भारत की समृद्धि के लिए इससे बुनियादी ढांचे के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लोगे, सड़क बना लोगे, हाईवे बना लोगे, लेकिन इसकी संस्थाएं अगर कमजोर होंगी
तो भारतीयों को बिजली और सड़क से फायदा तो होगा, लेकिन स्वच्छ प्रशासन और समान अवसर की भी जरूरत है। ये इकोनॉमिस्ट लिख रहा है, ये चीजें अमेरिकन्स लिख रहे हैं, ये चीजें कैपिटलिस्ट लोग लिख रहे हैं, ये चीजें वो लोग लिख रहे हैं जो वामपंथियों को पसंद नहीं करते हैं, ये चीजें वो लोग लिख रहे हैं जो चीनियों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये सादा डेमोक्रेटिक सिविलाइज सोसाइटी की अपेक्षा है जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। इसको कुछ लोग वामी घोषित कर देते हैं और वामपंथी घोषित कर देते हैं। उन लोगों को समझना चाहिए कि ये वामपंथियों के दुश्मन लोग हैं जो ये सारी बातें कह रहे हैं, और इस देश में वामपंथी भी ये बात बीच बीच में कहते रहे हैं, कांग्रेस भी किस्तों में कहते रहे हैं, क्योंकि ये एक समस्या इस देश की है, ये किसी का विरोध नहीं है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि जितना बड़ा कारोबारी होगा उतना ज्यादा स्टेक दांव पर होगा। भारत की सबसे बड़ी 500 गैर वित्तीय फर्मों के मुकाबले अडानी ने ही 7% का पूंजी निवेश कर रखा है, लेकिन क्या उस निवेश को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? क्या वो अधूरे नहीं रह जाएंगे? अभी तक मोदी का जिक्र आ रहा है और वो अडानी के खतरे पर चुप हैं, और उनके मंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। और अगर भारत इसी तरह से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, विकास की बात करता रहेगा, उस पर काम करता रहेगा, तो उसको बहुत निवेश की ज़रूरत होगी। और निवेश की रफ्तार इस पर निर्भर करती है कि भारत की व्यवस्था में लोगों को कितना भरोसा है। क्रोनी कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म में यही अंतर होता है। क्रोनी कैपिटलिज्म सीधे सीधे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाता है, कैपिटलिज्म माहौल बाजार के लिए बनाता है। आपने एक शब्द सुना होगा, बनाना रिपब्लिक, कई बार उसका लोग इस्तेमाल कर देते हैं, आज मैं उसको थोड़ा सा समझा दूं। ये ब्राज़ील की कहानी है। एक ज़माने में जो केला वाली जो फार्मिंग करने वाली लॉबी थी, बनाना लॉबी, वो इतना हावी हो गई थी कि वो जो चाहती थी सरकार वही फैसले लेती थी, सब कुछ सरकार उसके मुताबिक ही करती थी, और उस तरह से उस देश को बनाना रिपब्लिक कह दिया गया। और आज भी देश में जहाँ भी ऐसा मौका आता है, दुनिया में जहाँ भी मौका आता है, जहाँ पर कोई सरकार किसी एक खास समूह या व्यक्ति के दबाव में काम करती है, तो उसको बनाना रिपब्लिक की संज्ञा दी जाती है। द इकोनॉमिस्ट में लिखा है कि मोदी के कार्यकाल में बहुत सारी तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम में गिरावट आई है, यानी कहीं गड़बड़ी हो तो सरकार की संस्थाएं तो उसे फौरन ठीक करती हैं, उसको कार्रवाई करती हैं, लेकिन मोदी की सरकार कार्रवाई ना हो इस पे जुट जाती है, ठीक करने का काम छोड़ देती है। और भारतीय अदालतों और पुलिस ने लोगों की आज़ादी को ताक पर रख दिया है। भारतीय मीडिया जो पहले बहुत एक्टिविज्म के साथ में जांच करता था और चीज़ों को सामने रखता था, वो अब नपुंसक बन गया है। नपुंसक शब्द इस्तेमाल किया गया है। कुछ अखबारों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छापी, लेकिन अडानी समूह से कड़े सवाल नहीं कर पाए, और सरकार का आलोचक चैनल अडानी ने खरीद लिया। द इकोनॉमिस्ट लिख रहा है, ये भारत की कहानी बता रहा है। और इन सारी चीज़ों के बीच में अगर आप देखें तो आपको एक बात अच्छी तरह से समझ में आएगी कि हम यहाँ बैठकर जो पढ़े लिखे लोग बुद्धिजीवी हैं, जिनको बुद्धिजीवियों को मतलब एक तो गाली घोषित कर दिया गया एक तरह से कि ये बुद्धिजीवी हैं, मतलब ये दुश्मन है, दिमाग वाला चाहिए ही नहीं। वो पिछले दिनों भागवत साहब का बयान आया था। पहले उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो हैं उन्होंने देश में जातिवाद बनाया, फिर बाद में वो खुद ही जातिवादी बयान था, ये प्रेशर बना तो उन्होंने बयान बदल दिया, बोले पंडितों ने बनाया। सारा दुश्मनी पंडितों से। पंडित मतलब ज्ञानी, बुद्धिजीवी, बुद्धि का काम करने वाला आदमी नहीं चाहिए। तो आप देखिए कि दुनिया में जो लोग भी चीज़ों को चाहते हैं, ये लोग भी, जो द इकोनॉमिस्ट जो लिख रहा है कि मोदी जो है अडानी का दाहिना हाथ है, वो भी स्पष्ट कह रहा है, और उसका पूरा का पूरा चिंतन भले ही कितना आलोचक हो, इस देश को वो बेहतर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे स्थापित होने में कहाँ कहाँ कसर है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी लंबी रिपोर्ट है, कई हिस्सों में बटी हुई रिपोर्ट है, लेकिन ये जो मोटे मोटे निचोड़ हैं वो अपने देश की कहानी कहते हैं कि इस देश में किसको लाइसेंस मिलेगा, किसको परमिट मिलेगा। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कैसे वो वीडियो पड़े होंगे
कि कैसे अडानी जी का कोयला ऑस्ट्रेलिया की उसी खदान से आया हुआ 10 गुने 8 गुने दाम में भारत में बेचा गया, और जब कोई बिजली घर बिजली बनाने वाला उसको खरीद नहीं रहा था, उस पर दबाव डाला गया कि आपको 10% कोयला वो लेना ही पड़ेगा। एक और फैसला आता है सरकार का कि जो कोयला है वो कोयला पूरा का पूरा रेल मार्ग से नहीं ढोया जाएगा, उस कोयले को पोर्ट के जरिए ले जाया जाएगा, यानी जमीन से पहले सागर के तट पे ले जाओ, मुंद्रा पोर्ट पे ले जाओ, जिस पे ले जाओ, वहां से झारखंड का कोयला मुंद्रा पोर्ट पे जाएगा, उसके बाद पूरा भारत और श्रीलंका का चक्कर लगा के नीचे से आएगा और उसके बाद पंजाब पहुंचेगा। तय कर दिया सरकार ने, इतना % कोयला आप ऐसे ही लेके जाओगे, 4 गुना ट्रेवल करा के, समुद्र के अंदर घुमा के। जब इस तरह के फैसले होंगे, दुनिया देखती है तो इकोनॉमिस्ट ने भी देखा होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता चुका हूं किस तरह से सारी की सारी सोशल मीडिया कंपनियों को कहा गया कि आप डाटा को लोकलाइज करो, भारत में ही रखो। नाम दिया गया कि देश में लोकलाइज डाटा इसलिए करना है, उसकी सिक्योरिटी होगी। बाद में पता चलता है अडानी साहब ने डाटा सेंटर बनाए हुए थे। खैर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो दुनिया के वो लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, जिसके कारण ये सारे माहौल बन रहे हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।